हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो वैकेंसी है, इसके लिए जो ग्रामीण जानकारी से संबंधित जो आपका टॉपिक है, ओल्ड हिसाब से आप देखेंगे तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नया सिलेबस भी आपके सामने जल्दी ही जो है वो आएगा, तो उसमें कुछ खास ज़्यादा चेंज होगा नहीं। रीजनिंग उजनिंग हो सकता है ऐड कर दें लोग, ठीक है, क्योंकि पहले इंटरव्यू हुआ करता था, अब इंटरव्यू को क्या है हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किए हैं और सेकंड लेक्चर जो है आज की इस वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वह होगा कार्य एवं विभागीय जानकारी चकबंदी एवं राजस्व विभाग से रिलेटेड, ठीक है। तो यह चैप्टर जो है लंबा है आपका, ठीक है, काफ़ी। तो यहाँ पर इसको पार्ट वाइज में डिवाइड किया जाएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है तो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके ज़रूर कवर करें, क्योंकि आप जानते हैं घटना चक्र जो है काफ़ी एथेंटिक बुक है। और जैसे कि पीटी में अच्छा खासा जो है लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, जो घटना चक्र को अच्छे से रिवाइज करके गए थे, जीके जीएस में लगभग जो है 95 स्कोर जो है वो करके आए हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्त, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। साथ ही जो बेल आइकन घंटा उसकी ऑल नोटिफिकेशन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो आने वाली वीडियो की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहेगा। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है चकबंदी निदेशालय के संबंधित, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो वर्ष 1954 ईस्वी में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगला पॉइंट है कि सफल परीक्षण के उपरांत चकबंदी योजना को वर्ष 1958 ईस्वी से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। कब से? वर्ष 1958 ईस्वी से। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी संचालक, देखिए थोड़ा जो है मुझे कोल्ड है, जुकाम है, तो हो सकता है थोड़ा आवाज़ वॉइस में जो है वो थोड़ा दिक्कत हो, तो आप समझ सकते हैं। तो चकबंदी योजना के संचालन एवं चकबंदी संचालक आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया है। किसके अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया है? चकबंदी योजना के संचालक हेतु चकबंदी संचालक आयुक्त के अधीन, ठीक है। चकबंदी संचालक के कार्यों में सहयोग के अतिरिक्त चकबंदी संचालक के कार्यों में सहयोग हेतु अतिरिक्त चकबंदी संचालक व चकबंदी, ठीक है, तो ज्वाइंट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है। तो याद रखना है, चकबंदी जो संचालक होते हैं उनके कार्यों की जो मदद के लिए, सहयोग के लिए इनके साथ जो है एक अतिरिक्त चकबंदी संचालक होते हैं, साथ ही साथ संयुक्त चकबंदी संचालक भी होते हैं, ठीक है। जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारियों की नियुक्ति के कार्य हेतु किए जाने का जो है वो प्रावधान भी किया गया है। अगला पॉइंट है आपका, चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, जो कि प्रत्येक कटक के काश्तकारों, जनता, जनप्रतिनिधियों तथा भूमि प्रबंध समिति की सहभागिता से क्या है, संपादित की जाती है। अधिकतम सहभागिता एवं पारदर्शिता के लिए प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति की गठित की जाती है, जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। समिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अधिकतम 4 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कर सकता है। कितने? अधिकतम 4, जो विशेष होल्डिंग के अकाउंट होल्डर से संबंधित होंगे तथा जिनके पास निर्धारित और अपेक्षित योग्यता होगी, जो भी योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं तत्कालीन। अगला पॉइंट है, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं।
तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चकबंदी जो लेखपाल होते हैं वह चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व जो लेखपाल यानी जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो राजस्व लेखपाल बनने वाले हैं वह जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। तो अपना अपना आप समझ सकते हैं, जो चकबंदी लेखपाल बनेंगे वो चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि जो राजस्व लेखपाल होते हैं वह जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वह जिला उप संचालक चकबंदी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं लक्ष्य एवं दूरदर्शिता। तो चकबंदी का जो उद्देश्य तथा उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के कुछ मुख्य तत्व हैं यहाँ पर प्रमुख। चकबंदी से संबंधित विधि के उद्देश्य और कारण जो कि उपर्युक्त प्रस्तर में उद्धृत किए गए हैं, उसके अतिरिक्त चकबंदी प्रक्रिया से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है इन्हें संक्षेप में निम्न तरह से जो है वो उल्लिखित किया जा सकता है। आइए देखते हैं। टू द पॉइंट नोट। आगे बढ़ने से पहले कुछ जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं लेखपाल एवं कार्य विभागीय जानकारी से संबंधित, आइए यहाँ पर कवर करते चलते हैं, क्योंकि पेज में दिया है तो हम लोग छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, कवर करके बिल्कुल चलते रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों प्रश्नों को किस तरह से पूछे गए हैं, ताकि आपको मालूम चलता रहे किस तरह की इन चीज़ों को कवर करके चलना है। पहला प्रश्न है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। आपका सही जवाब होगा भू अधिकारों के प्रलेख से। जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है जिसका संबंध भू अधिकारों के प्रलेख से होता है, अर्थात यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबंध प्रत्येक गांव की भू अधिकार प्रलेखों का क्या है, ब्यौरा रहता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ष 1945 है, 1947 है, और सी ऑप्शन में आप ले लीजिए वर्ष 1952, और डी ऑप्शन ले लीजिए 1956। व्हाट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वर्ष 1945 ईस्वी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, यही तथ्य आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं एक्चुअल फैक्चुअल, कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वर्ष 1945 ईस्वी में। अगर यहीं पर पूछा जाता कि ये जो अधिनियम है यह पारित हुआ था 1945 में और लागू कब किया गया था, तो वर्ष 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक की जो है वो मीटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 मीटिंगों का। ठीक है, प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली बैठक जो होती है पहली खरीफ की बैठक, जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी। दूसरी जो है वो रबी की बैठक, जो रबी की फसल कटने के बाद जो है तुरंत संपन्न होगी। तो 2 बैठकें होती हैं, खरीफ और रबी की। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आते हैं टू द पॉइंट नोट पर। चूँकि चकबंदी प्रक्रिया किसी ग्राम के पिछले बंदोबस्त के आधार पर की जाती है, चकबंदी प्रक्रिया किसी ग्राम के पिछले बंदोबस्त के आधार पर की जाती है, इसलिए चकबंदी प्राधिकारी खेतवार पड़ताल के समय इस बात का आकलन करते हैं कि पिछले बंदोबस्त तथा वर्तमान चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय की अवधि में किसी प्रकार का अवैधानिक आदेश तो नहीं पारित किए गए हैं। यानी जिस जमीन की चकबंदी, खेत की चकबंदी जो भी होती है, वहाँ पर उससे रिलेटेड अगर कोई विवाद होता है तो यह चीज़ जो है वो ध्यान देनी होती है चकबंदी अधिकारी को। ठीक है, जो चकबंदी लेखपाल होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विशेष रूप से ग्राम सभा या स्थानिक प्राधिकारी या राज्य सरकार में निहित भूमि तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 की भूमि के संबंध में जांच की जाती है। धारा 132। यदि इस प्रकार कोई अवैधानिक आदेश चकबंदी प्राधिकारियों के संज्ञान में आते हैं तो इन्हें दुरुस्त किया जाता है। याद रखना है।
ठीक है। तो अगर कोई चकबंदी हो रही है तो चकबंदी के समय अगर कोई अवैधानिक आदेश जो है और अधिकारी को संज्ञान में आता है तो इसको जो है अधिकारी के द्वारा क्या है दुरुस्त किया जाता है। और यह जो है भूमि व्यवस्था जो अधिनियम जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के तहत ये चीज़ जो है वो जो चकबंदी अधिकारी होते हैं उनके से ये रिलेटेड होती है और इसी के अधीन जो है वो दुरुस्त करने का जो है प्रावधान है यदि कोई अवैधानिक प्रश्न मतलब कि आपका आदेश है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है अत्यधिक समय हो जाने के कारण किसी ग्राम के नष्ट हो चुके अस्थायी सीमा चिन्हों को चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्स्थापित करते हुए तथा सीमा को यथास्थान सुनिश्चित करना चकबंदी प्राधिकारियों का क्या है दायित्व होता है। तो जो चकबंदी प्राधिकारी होते हैं उनकी लायबिलिटी है, उनका दायित्व होता है कि जैसे कि कोई गांव में अगर खेत वगैरह होते हैं तो वहाँ से अगर कोई जैसे कोई रास्ता अगर निकलती है, ठीक है, चक्रोट वगैरह थोड़ा बहुत वहाँ रहता है, लेकिन अब जो गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं कि जो वहाँ जानते हैं कि यहाँ से रास्ता तो है लेकिन रास्ता वहाँ पे एक्चुअली में होता नहीं है। खेत के अगल बगल जो लोग रहते हैं थोड़ा थोड़ा काट काट करके समाप्त कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर जो वहाँ के चकबंदी प्राधिकारी होते हैं और चकबंदी हो रही तो उस व्यवस्था में कहा जाता है कि यदि कोई अत्यधिक समय हो जाने के कारण किसी ग्राम के नष्ट हो चुके अस्थायी सीमा चिन्हों को चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है पुनः जो है स्थापित करते हुए और सीमा को जहाँ पर जो रास्ता रहा है या जो चीज़ किसी लिमिट जो भी है कि वहाँ पर आबादी है, ठीक है, वहाँ ग्राम समाज है, इस तरह का अगर कोई स्थान या कोई ज़मीन होती है तो वहाँ पर क्या है उनको सुनिश्चित करना ये चकबंदी प्राधिकारी की क्या है ड्यूटी होती है। ठीक है, किसी ग्राम की चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चक को चकरोड तथा नाली प्रदिष्ट की जाती है। ठीक है, अब जैसे कि गांव में जो चक यानी कि जो खेत वगैरह होते हैं अगर लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है चकरोड वगैरह जो है नाली वगैरह क्या है प्रदिष्ट की जाती है ताकि लोगों को अपने खेत चक तक आने जाने की पूरी सुविधा रहे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि चकबंदी प्रक्रिया में ग्राम के चारों ओर परिपथ का जो है वो निर्माण किया जाता है। ग्राम के चारों ओर परिपथ का निर्माण किया जाता है जिससे कृषक गणों अथवा ग्रामीण जनता का जो है आवागमन जो है वो सरल हो सके। ठीक है, अब यहाँ परिपथ का मतलब ये है कि जो गांव है मान लो और गांव में आने जाने का जो रास्ता है वो जो है एक सुलभ रास्ता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान दी जाती हैं। मान लीजिए अब ये एक गाँव है, ठीक है, अब कोई गाँव है, गाँव में क्या है रास्ता मान लो एक ही साइड से इधर ही से ही है। अब कुछ लोगों को क्या है कि रास्ता तो है लेकिन बीच में क्या है यहाँ पर मान लो तालाब वगैरह है, लेकिन इन लोगों को घूम घूम करके आना होता है। घर इनका यहाँ पर है लेकिन घूम के ऐसे ही आना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो चकबंदी अगर हो रही तो चकबंदी प्रक्रिया के दौरान क्या है थोड़ा यहाँ पर बात की जाएगी कि यहाँ से भी चकरोड वगैरह जो है वो गाँव के लोगों को प्रदान किया जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे चलते हैं। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए चकबंदी प्रक्रिया में भूमि की व्यवस्था तथा उनका सीमांकन सुनिश्चित किया जाता है, जैसे स्कूल, चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय आदि। तो यहाँ पर जो गांव के लोग या जो सार्वजनिक है, ठीक है, तो सार्वजन होते हैं उनकी सुविधा के लिए क्या है कि चकबंदी प्रक्रिया में भूमि की जो व्यवस्था है और उनका जो सीमांकन है उसका सुनिश्चित किया जाता है कि स्कूल कहाँ रहेगा, स्कूल की ज़मीन क्या होगी, और स्कूल के आसपास जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, चिकित्सालय तो बहुत कमी दी है, सामुदायिक केंद्र हो गए, खेल का मैदान, ठीक है, पशु चिकित्सालय, इन सभी की जो भूमि की व्यवस्था है वो निर्धारित की जाती है चकबंदी के दौरान कहाँ पर जो है निर्धारित होगी। ये सारी चीज़ें आगे चलते हैं। भविष्य के आबादी के प्रसार के लिए भूमि आवंटित की जाती है, क्योंकि जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि तो होती रहती है लेकिन ज़मीन की वृद्धि होती नहीं। तो वहीं पर यहाँ पर बात की जा रही है कि भविष्य की आबादी के प्रसार के लिए भूमि जो है आवंटित की जाती है और यह भूमि सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन व्यक्तियों के लिए होती है जो भूमिहीन हो तथा जिनके पास आवास न हो। ठीक है, चकबंदी प्रक्रिया में बचत की भूमि नवीन परती के रूप में प्राप्त होती है जो कि ग्राम सभा के द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को
विधि अनुसार पट्टे के रूप में आवंटित की जाती है। जो गांव के लोग होते हैं, ग्राम प्रधान के द्वारा जो है उनको सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। ग्राम प्रधान ही जो है मुहर लगाते हैं, ग्राम प्रधान हो गए ग्राम सेक्रेटरी, इन्हीं के माध्यम से जो है वो, और लेखपाल भी इसमें सम्मिलित की ज़मीन की बात आ जाती है, तो इन्हीं के सबके माध्यम से जो है क्या है निर्धारित किया जाता है कि कौन इसके लायक है और कौन इनसे लायक नहीं है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो है वो जानते हैं फ्रॉड वगैरह होते रहते हैं, बाद में जांच पड़ताल भी होती है नहीं होती, वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं। बाकी जो प्रैक्टिकली है, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो समझ रहे होंगे कि पट्टा किनको मिलता है किनको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जो बतख की भूमि होती है नवीन परती, ठीक है, जो नवीन परती होती है उसी को जो है पट्टे के रूप में क्या है आवंटित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि राजस्व ग्राम की खतौनी, खसरा, सजरा यानी जो भूचित्र होता है सजरा का नवीनीकरण किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक रख रखाव जो है वो किया जा सके। अगला पॉइंट है कि भूमि से संबंधित विवादों, स्वत भूचित्र संशोधन, जोतों का विभाजन, दाखिल खारिज, अभिलेखों का शुद्धिकरण आदि, यानी भूमि से संबंधित विवादों को लंबी प्रक्रिया के बजाय संक्षिप्त कार्यवाही के द्वारा निस्तारित किया जाता है, क्योंकि चकबंदी अधिनियम एक स्वतः परिपूर्ण विशेष अधिनियम है, जिसके अंतर्गत चकबंदी प्राधिकारियों को अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर ये समझना है दोस्तों कि जो चकबंदी प्राधिकारी होते हैं उनके पास जो है अधिकार होता है कि जो स्वात है, भूचित्र संशोधन है, जैसे कि है ना नक्शा वगैरह अगर कुछ चेंज करवाना होता है चकबंदी के दौरान तो लोग चेंज करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि किसी का खेत जो है बहुत दूर दूर होता है, ठीक है, मान लो यहाँ गांव है, कोई गांव का व्यक्ति है, कोई आसपास खेत यहाँ पर है, एक खेत उसका जो है इधर है, ठीक है। तो चकबंदी जब होती है तो लोग जो है मालियत लगवा करके इकट्ठा करवा लेते हैं, और कुछ लोग कुछ सुविधा, कोई दूसरा व्यक्ति है उसको यहाँ पर चाहिए खेत, ठीक है, तो क्या है अपना खेत इधर करवा लेता है मालियत, ठीक है, नक्शा में इतना चेंज करवा लेता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर अब दी गई हैं, और ये सारा जो है अधिकार है वो चकबंदी जो प्राधिकारी होते हैं उनके पास होता है, ठीक है। तो अब जो है टू द पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से कुछ पूछे गए हैं इसको आप सॉल्व करके उस माइंड को भी रिफ्रेश करते चलिए। क्वेश्चंस दे रखा है, चौथा क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रीवियस अभी आपने क्वेश्चंस किए वहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, और यह जो प्रश्न है आपका वो जो चकबंदी लेखपाल का परीक्षा जो है हुई थी 2015 में, यहाँ पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होना, ये डिस्प्यूटेड एक्चुअली क्वेश्चन है। आप जानते हैं जैसे कि पीटी में 2-3 क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड रहे हैं, तो यहाँ पर लेखपाल जो है तैयार करता है और पटवारी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो पटवारी लेखपाल एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो होना चाहिए ए और बी दोनों। अब यहाँ पर कानूनगत होगा नहीं, ठीक है। खसरा और खतौनी तैयार जो करता है वो पटवारी और लेखपाल दोनों होते हैं, तो इसलिए थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस रहा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि भूमि की पैमाइश दैट इज नाप का जो कार्य है वो कौन सा विभाग करता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा राजस्व विभाग। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से करता है। भूमि प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधों की समायोजन, ठीक है, यानी खेत बहुत जगह इकट्ठे हैं, लोगों दूर दूर हैं तो उनका इकट्ठा कर दिया जाता है, समायोजन। भूमि उपयोग निरीक्षण की सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का जो है वो कार्य करता है कौन, राजस्व विभाग का जो लेखपाल और कानून के माध्यम से, ठीक है। ये भूमि की पैमाइश की जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स है वह कौन सा टैक्स होता है। आयकर दे रखा है, विक्रय कर है, लगान है और उपकर है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी लगान। भूमि का उपयोग करने पर किसानों से लगान वसूल किया जाता है और यह राज्य सरकार द्वारा जो है वसूला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है राज्य सरकार। किसके द्वारा वसूला जाता है, राज्य सरकार। अगला पॉइंट है जमाबंदी तैयार की जाती है। इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, 8 प्रतियों में 4, 2 या 6। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 2 प्रतियों में जो हो जमाबंदी तैयार की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जमाबंदी का आशय अभिलेखों के अधिकार, राइट ऑफ रिकॉर्ड से है, जो भूमि अभिलेखों को इंगित करता है। इन रिकॉर्डों का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी
भूमि, क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिनमें से एक सरकार के पास होती है और दूसरा जो पटवारी लेखपाल होते हैं उनके पास रखी जाती है। 7 क्वेश्चन हो गए टोटल एमसीक्यू, ठीक है, जिसमें कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी शामिल हैं। चलिए अब यहाँ पर टू द नोट को यहाँ पर कवर किया जाता है। अगला पॉइंट है कि चकबंदी अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि कृषकों को विभिन्न स्तरों पर विधिक प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान करता है। ग्राम के चकबंदी प्रक्रिया में आने के बाद अन्य न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है कि जिस गांव में चकबंदी प्रक्रिया होती है, अगर चकबंदी प्रक्रिया हो रही तो उसके बाद क्या है, जो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र हैं उनको जो है क्या है, समाप्त कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है, यह अधिनियम जो है यह व्यवस्था करता है, जो चकबंदी अधिनियम है वो ये व्यवस्था करता है कि गांव के किसानों के द्वारा निर्वाचित चकबंदी समिति का परामर्श चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य होगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया के सभी स्तर पर चकबंदी समिति, ग्राम सभा व सामान्य कृषक गणों का परामर्श प्राप्त किया जाता है और यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि कोई गांव या उसका भाग चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रख्यापित किया जाए। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो बात है वो राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करती है कि कोई जो गांव है या उसका जो कुछ भाग चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रख्यापित किया जाए या नहीं। इस संबंध में अधिनियम में एकमात्र प्रतिबंध है कि किसी ग्राम में धारा 52 के प्रकाशन के 20 वर्ष पश्चात ही उसे पुनः चकबंदी हेतु प्रख्यापित किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में यह अवधि जो है वो 10 वर्ष हो सकती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य निकल के आ रहा है कि जो चकबंदी प्रक्रिया है, चकबंदी अधिनियम धारा 52 के हिसाब से अगर देखेंगे तो कहा गया है कि चकबंदी प्रक्रिया जो सामान्यतः है वह 20 बाद, ठीक है, हर 20 साल पर जो है गांव में देखते हैं कि बहुत दिन पहले चकबंदी हुई रही होगी, अब जो है 20 साल के अंतर पर जो वहाँ पर चकबंदी होती है और कुछ विशेष परिस्थितियाँ अगर हैं तो 10 साल की जो है वो लिमिट की गई है। ठीक है, तो याद रखना यही एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट होते हैं। अगला पॉइंट है, यद्यपि जो चकबंदी अधिनियम है तथा नियमावली में चकबंदी अधिनियम तथा चकबंदी नियमावली में किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं रखी गई है, सिवाय इसके जो कि पूर्व प्रशस्त्र में उल्लिखित है, किंतु प्रशासनिक निर्देशों के द्वारा कतिपय औपचारिकताएं आवश्यक हैं तथा ग्राम सभा की चकबंदी प्रारंभ किए जाने के लिए जो है वो किया गया प्रस्ताव गांव के कुल क्षेत्रफल का 40% कृषि योग्य होना और ग्राम की अधिकांश जनता का चकबंदी के पक्ष में होना और अंत में कलेक्टर अथवा जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा पुनः चकबंदी कराए जाने की जो है वो संस्तुति होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई चकबंदी होनी है किसी गांव की, ठीक है, तो किसी ग्राम की अगर होनी है तो कोई चकबंदी के लिए उससे पहले कोई पूर्व शर्त जरूरी नहीं है कि चकबंदी हो कि नहीं हो, होनी चाहिए, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं है, बशर्ते कि प्रशासनिक जो प्रशासन है वो तैयार हो, जैसे कि इसमें शामिल होते हैं गांव सभा के चकबंदी जो प्रारंभ किए जाने के लिए जो प्रस्ताव है, जैसे कुल वहाँ क्षेत्रफल जो है गांव का उसका 40% जो है वो भूमि जो है वो कृषि योग्य होनी चाहिए। ठीक है, यही आप पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले पॉइंट होते हैं, इनको याद रखना है। तो 40% जो है भूमि जो है वो कृषि योग्य होनी चाहिए। साथ ही जो है ग्राम की जो अधिकांश जनता है वो चकबंदी के पक्ष में हो। वहाँ की चकबंदी है, मान लो कि गांव में 1000 लोग रहते हैं तो कम से कम जो है आपके पक्ष में कम से कम 400-500-600 लोग तो हो ही हैं कि चकबंदी होना चाहिए। अंत में कलेक्टर जिला संचालक वहाँ के जो है वो भी क्या है, उनकी भी जो है वो संस्तुति होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिनियम यानी चकबंदी अधिनियम इस बात की भी व्यवस्था करता है कि यदि किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है, यानी चकबंदी प्रक्रिया जारी है और किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि गांव में चकबंदी प्रक्रिया क्या है, बंद किया जाना आवश्यक है, तो चकबंदी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त को प्रदान अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं कि संबंधित ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त करने संबंधी विज्ञप्ति क्या है, जारी करे। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई चकबंदी प्रक्रिया जो है वो जारी है, चल रही है गांव में, और वहां पर किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि चकबंदी को बंद किया जाना चाहिए,
तो चकबंदी अधिनियम की धारा कौन सी है? 6(1) के तहत कहा गया है, यह जो अधिकार है वह चकबंदी आयुक्त को अधिकार प्रदान किया गया है कि संबंधित ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया क्या है, समाप्त करने संबंधी एक विज्ञप्ति जारी करे। इस हेतु जोत चकबंदी नियमावली के नियम 17 में कतिपय पूर्व शर्तें जो है वर्णित भी हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि चकबंदी प्रक्रिया अगर चल रही है किसी ग्राम में तो वहाँ पर जो है कोई रीज़न है बंद करने का चकबंदी, तो ये जो अधिकार है किसके पास होता है, याद रखना है, वो है चकबंदी आयुक्त के। ठीक है, किसका अधिकार है? चकबंदी आयुक्त का, कि वहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी करें और बंद करें चकबंदी को। अगला पॉइंट है कि चकबंदी अधिनियम उन ग्रामों में जहाँ चकबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका हो, चकबंदी से संबंधित उन वादों को जिन्हें उठाया जाना चाहिए था परंतु नहीं उठाया गया, यानी चकबंदी हो रही थी और चकबंदी के दौरान कुछ विवाद थे जिनको उठाया जाना चाहिए था लेकिन उठाया नहीं गया, तो किसी सिविल कोर्ट में दायर करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं तो याद रखना है कि अगर कोई चकबंदी चल रही थी और चकबंदी का कार्य क्या है, पूर्ण हो चुका है, चकबंदी के दौरान आपको आभास हो रहा था कि यहाँ पर कुछ जो है वाद विवाद है, इससे संबंधित आपको वहाँ से प्रॉब्लम को रेज करना चाहिए था चकबंदी के दौरान, लेकिन चकबंदी पूर्ण हो गई। अब उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम को रेज करें तो किसी सिविल कोर्ट में दायर करने पर क्या है, प्रतिबंध लगाता है चकबंदी अधिनियम। दैट्स इट, आप जो है वो दायर नहीं कर सकते हैं किसी सिविल कोर्ट में। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि चकबंदी अधिनियम चकबंदी प्राधिकारियों की उनके द्वारा सदा सहायता से इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों के प्रति किसी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही से संरक्षा जो है वो प्रदान करता है। चकबंदी अधिनियम इस बात की भी व्यवस्था करता है कि किसी गांव के अधिनियम, किसी ग्राम के अधिनियम, ठीक है, ग्राम की अधिनियम धारा 52 के अंतर्गत प्रकाशन के परिणाम स्वरूप चकबंदी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद भी इस अधिनियम के अंतर्गत पारित तथा लेख याचिकाओं में पारित आदेशों का क्रियान्वयन इसी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारियों के द्वारा ही किया जाएगा। आगे चलते हैं, तो अगला जो पॉइंट है आपका वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चकबंदी अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने नोट को कवर किया और अब जो है कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि हम चकबंदी प्रक्रिया के बारे में जो है वो पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसमें राजस्व विभाग, राजस्व परिषद होगा, राजस्व परिषद के अनुभाग वगैरह, ये सारी चीज़ें आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लेते हैं और इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये बन सकने वाले प्रश्न है कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क जो लगाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है कि भूमि के आकार के आधार पर या भूमि की कीमत के आधार पर या भूमि कैसी उसकी किस्म के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा शुल्क? मुद्रांक शुल्क। तो उपरोक्त में से अगर आप कोई 3 ऑप्शन में से एक चुन रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं, मुद्रांक शुल्क। ठीक है, तो मुद्रांक शुल्क जो है आप एक थोड़ा आपको आ रहा होगा समझ में कि मुद्रांक जो शुल्क है, अगर आप यहाँ कहा जाता आपसे स्टाम्प ड्यूटी तो आपको समझ में आ जाता। कभी कभी जो है वो हिंदी थोड़ा सा समझ में कम आती है। तो स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी दैट इज मुद्रांक शुल्क, भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, याद रखना है आपको भारतीय स्टाम्प अधिनियम कब का है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉइंट पूछे जाते हैं किस ईयर का, तो याद रखना है 1899। तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम कब का है? 1899। इसके अनुसार इसका जो धारा अनुच्छेद है वह कौन से में दे रखी है? 13। इसके अधीन क्या है? आरोपित किया जाता है स्टाम्प शुल्क। ठीक है, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन जो स्टाम्प शुल्क है किस धारा के तहत? धारा 13 है। स्टाम्प शुल्क इंस्ट्रूमेंट के आधार पर आरोपित होता है। किसके आधार पर? इंस्ट्रूमेंट के। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का आशय उस दस्तावेज से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उस पर लगाया जाता है। तो याद रखना एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य अगर पूछा जाता है स्टाम्प शुल्क इस पर लगाया जाता है तो भूमि की जो बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य, अनुबंध मूल्य का मतलब यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जैसे कि मतलब जो
बायर और सेलर हैं, ठीक है, बायर और सेलर हैं। अब मान लीजिए वहाँ की जो एरिया वाइज जो ज़मीन की कीमत है मान लीजिए 10 लाख है, कितनी, 10 लाख, लेकिन बायर और सेलर अब आपस में कुछ मिलजुमला अपना इधर उधर कुछ रेट कम करने के लिए या स्टाम्प ड्यूटी कम लगे इसके लिए अगर कुछ आपस में समझ रहे हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि क्या किया जाए कि लाइए यहाँ की कीमत मात्र 5 लाख कर लिया जाए, जिससे कि स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी, हमारी कुछ बचत हो जाएगी, लेकिन जो मूल्य है 10 जो है आपको दे दिया जाएगा इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली में क्या है, 5 लाख कीमत दिखाया जाए जिस पे स्टाम्प ड्यूटी कम लगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वहाँ की जो मार्केट कीमत है ना वो या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी 5 लाख या 10 लाख दोनों में जो अधिक हो उस पर जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है। तो याद रखना है वहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है या कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से जो ज़्यादा हो उस पर जो है स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। अब जानते हैं कि जैसे कि गांव में क्या है कि गांव क्या अधिकतर जो ज़मीन खरीदते हैं लोग वो जो है महिलाओं के लिए लेते हैं, क्योंकि महिलाओं पे क्या स्टाम्प ड्यूटी थोड़ा कम लगती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, ठीक है, यानी इस चैप्टर में जो हम चैप्टर दूसरा कर रहे हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न है ये। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियाँ, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियाँ कोणों व ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, सर्वेक्षण, मानचित्रांकन, धरातल प्रदर्शन कला। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर्वेक्षण कला, ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। सर्वेक्षण कला उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन करके प्लॉटिंग करके उनकी सापेक्ष क्षैतिज या ऊर्ध्व दूरियों का कागज पर सही ज्ञान जो है वो कराया जा सके। ऐसी आलेखन क्रिया के लिए रैखिक व कोणीय दोनों ही जो है वो माप लेना आवश्यक होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10, और इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे चकबंदी प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। प्रश्न है कि एक कृषि खेत के मापन की जो सर्वोत्तम विधि है वह क्या होगी? तो प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने पढ़ा होगा जरीब तो आप यहाँ पर बता देंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। सर्वोत्तम जो विधि है खेत मापन की वो है जरीब के द्वारा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन हेतु एक जंजीर का प्रयोग किया जाता था और इसे ही क्या है, जरीब कहते थे। और यह जरीब 55 गज 20 नाट के जो है वो बराबर होता है। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है गज या नाट में, तो एक जरीब बराबर 55 गज या 20 नाट के बराबर होता है। और एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। तो एक जरीब के वर्ग को क्या कहा जाता है, एक जरीब स्क्वायर बराबर जो है वो 1 बीघा होता है। दैट्स इट। तो दोस्तों इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही जो बेल आइकन घंटा है उसकी ऑल नोटिफिकेशन को आप प्रेस अगर कर देते हैं तो जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाती है कि चैनल पर वीडियो अपलोड हो गया है। तो आइए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।